दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बेहतर होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज की क्लास में हम जो है अपने मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाते हुए जो है आर्टिकल 15 को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, पिछली क्लासों में हम जो है मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, बेसिक हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के जो मेजर टाइप में हमने डिवाइड किया था 6 टाइप, उन टाइप्स को हमने देख लिया और वही टाइप जो है हमारे चल रहे हैं, उन्हीं को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर्टिकल 12 मैंने पढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताई थी, पढ़ाया था डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या क्या आता है। आर्टिकल 13 में किस तरीके से लॉ को सुप्रीम कोर्ट दैट मीन्स कि जुडिशरी हमारी टेस्ट करती है, वो हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 14 हम जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत कहा गया है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वली प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई, और उसके संबंधित जो जो प्रावधान हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 15 को पढ़ने से पहले जो है हम कुछ बेसिक चीज को जान लेते हैं। बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों में हम यदि इंडियन सोसाइटी की बात करें तो भारतीय समाज, यानी कि मैं एक टाइमलाइन ले लेते हैं हम। 1947 में इंडिया आजाद होता है और 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत होता है और 1950 को हमारा संविधान क्या होता है, कमेंसमेंट होता है। तो संविधान के लागू होने से पहले ही हमारे समाज के अंतर्गत जो है बहुत सारी विभिन्नताएं थी, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था समाज के अंतर्गत, असमानताएं, इनइक्वालिटी थी। तो इनइक्वालिटी की यदि हम बात करें भारतीय समाज में, वो प्राचीन से लेकर मध्यकाल और आधुनिक भारत यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी के दौरान भी हमारे देश के अंतर्गत बहुत ज्यादा सामाजिक असमानताएं थी और समाज में जो है कहीं ना कहीं भेदभाव जरूर होता था। वो क्या है, लिंग के आधार पर हो, जेंडर बेस हो सकता था, वो धर्म के आधार पर जो है देखने को मिलता था, वो आपको जाति के आधार पर देखने को मिलता था। इनफैक्ट ना केवल जाति, यदि आप किसी पहाड़ी एरिया में जन्मे हैं या आप किसी ऐसे एरिया में जन्मे हैं जहाँ जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, आदिवासी एरिया में जन्मे हैं, तो इस चीज़ को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है बहुत सारी विभिन्नताएं थी, जिसमें असमानता लोगों के बीच में होती थी। यदि हम समाज की बात करें, समाज जो है हमारा प्राचीन समय में बटा हुआ था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि हम सामाजिक संरचना की बात करें तो हमारे समाज के अंतर्गत जो है ये सबसे उच्च वर्ग माना जाता था, उच्च वर्ग था ये, और इस वर्ग के पास में जो है बहुत ज्यादा जो है प्रिविलेज था, इस वर्ग को बहुत ज्यादा प्रिविलेज था। प्रिविलेज के तौर पे हम कह सकते हैं इनके पास में एजुकेशन को ग्रहण करने का अधिकार था, इनके पास में जो है मंदिर में जाने का अधिकार था, मंदिर व्यवस्था के ऊपर पूरा डोमिनेंस था, एजुकेशन के ऊपर पूरा डोमिनेंस था, वो संस्कृत पढ़ने की बात हो। वही जो क्षत्रिय वर्ग है इसके पास में भी जो है प्रिविलेज राइट्स थे, और समाज का जो तीसरा वर्ग है वैश्य, ये भी जो है कहीं ना कहीं इसके पास में अधिकार थे। इसका काम क्या होता था, ये व्यापारी वर्ग था। और ये जो शूद्र वर्ग था हमारे समाज के अंतर्गत, ये ऐसा वर्ग था जिसके पास में कोई प्रिविलेज नहीं था, दैट मीन्स इनके पास में कोई भी अधिकार नहीं थे, और बल्कि इनको जो है वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे समझा जाता था। अब क्योंकि हमारे समाज जो है वो आजाद हो गया है, 1950 में हमने अपना संविधान बना लिया है, तो कहीं ना कहीं संविधान में ये जो असमानताएं भारतीय समाज के अंतर्गत विद्यमान थी, जो डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव जो विद्यमान था समाज के अंतर्गत, इस भेदभाव को खत्म करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता थी। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता से संबंधित अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 15 को दिया, और आर्टिकल 15 में किस तरीके से जो है सामाजिक भेदभाव को खत्म करने की बात की है और लोगों को राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बराबर अधिकारों की तरफ बढ़ाने की जो बात की है उसको हम समझते हैं। तो यदि हम आर्टिकल 15 के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं आर्टिकल 15 में क्या है। आर्टिकल 15 ये काफी लंबा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है, अगर इसकी हम हेडिंग बनाए तो कह सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन
सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कि कुछ ऐसे आधार हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर आप लोगों के साथ में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस हेडिंग के माध्यम से हम आर्टिकल 15 को समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 15 कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट जो है भेदभाव नहीं करेगा, ओनली ग्राउंड्स। अब वो क्या ग्राउंड्स है, क्या आधार है, इस पे हम बात करेंगे, भी आएंगे। ओनली ग्राउंड्स कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर और आपका धर्म यानी कि रिलीजियन। आर्टिकल 15 का जो पार्ट 1 है वो ये कहता है कि भारतीय राज्य यानी कि राज्य जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और लिंग के आधार पर आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत पहली बात की गई है ये। दरअसल इस आर्टिकल को देने का पर्पज जो था, क्योंकि संविधान निर्माता इस बात को भली भांति जानते थे, भारत के अंतर्गत कास्ट के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव था। जहां जो निचली कास्ट के लोग थे उनके पास में किसी भी तरीके के अधिकार नहीं थे। दैट मीन्स अगर आप किसी विशेष निचली जाति के कास्ट के हैं तो आप ना ही तो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, ना ही आपको संस्कृत पढ़ने का अधिकार था, एजुकेशन ले सकते हैं। वैसे ही रेस के आधार पर भी जो है भेदभाव था, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी भेदभाव था, लिंग के आधार पर जहां महिलाओं की स्थिति तो जो है कास्ट के हिसाब से सबसे नीचे आती थी, कास्ट जो निचली कास्ट है उसमें भी सबसे ज्यादा नीचे समझा जाता था महिलाओं को। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं एक ग्राउंड था भारत के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का। वही धर्म के आधार पर भी भारत के अंतर्गत बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता था। तो संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 15(1) के तहत जो है कहीं ना कहीं समाज से जो है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश की है और लोगों को राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में एक समान धारा में लाने का प्रयास किया है। तो सबसे आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि हम जो है केवल और केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि राज्य भेदभाव कर सकता है लेकिन इन आधार पर नहीं किया जाएगा। हाइपोथेटिकली मानते हैं हम, मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत मान लीजिए प्रोफेसर की वैकेंसी है कोई। अब वो प्रोफेसर की वैकेंसी है और वो संस्थान प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। मान लीजिए इस संस्थान के अंतर्गत जो प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके अंतर्गत इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति प्रोफेसर बनेगा किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए तो उसके लिए जो है डॉक्टरेट की उपाधि अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और एक तरफ जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जो है डॉक्टरेट पूरा नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या ये जिस व्यक्ति के पास में डॉक्टरेट की उपाधि नहीं है उस व्यक्ति को एज अ प्रोफेसर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा है तो वो आर्टिकल 15 के पार्ट 1 के आधार पर ये आरोप नहीं लगा सकता कि राज्य ने मेरे साथ भेदभाव किया। किस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कि फीस के आधार पर। मान लीजिए हम कोई आईआईटी का एग्जाम के माध्यम से समझते हैं, आईआईटी का जो है जेई का एग्जाम है और इसमें यह कंपलसरी कर दिया जाए कि जो भी व्यक्ति जो है आईआईटी का एग्जाम देगा वो जो है 2000 रुपये फीस पर एग्जाम देगा। और दूसरी तरफ जो है एक व्यक्ति ऐसा है जो 2000 रुपये नहीं दे सकता, तो
उस व्यक्ति के साथ में फीस के आधार पर भेदभाव करना पॉसिबल है। दैट मीन्स जिस व्यक्ति के पास में 2000 पे करने की हैसियत नहीं है उस व्यक्ति को IIT के एग्जाम से रोका जा सकता है। लेकिन आपकी जाति क्या है, आपकी रेस क्या है, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपका धर्म क्या है और आपका जेंडर क्या है, इस आधार पर आपको जो है रोका नहीं जाएगा। दैट मीन्स केवल इन आधारों पर जो है आपको नहीं रोका जाएगा, अन्य किसी और आधार पर आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। इसी का मतलब है ओनली ग्राउंड्स। आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो ओनली वर्ड है ये क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल में जो ओनली वर्ड यूज किया है ये क्यों किया गया है। कल के दिन को जो है लोग आरोप लगा देते कि कह देते भाई मेरे पास में पैसे कम है या मेरे पास में पैसे अधिक हैं तो मेरे साथ में तो ये भेदभाव कर रहे हैं। और ये जो आर्टिकल 15 है, ये जो है आर्टिकल 15, इसमें एक वर्ड और इस्तेमाल किया गया है, किसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे हम, सिटीजन, नागरिकों के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है, भारत में आ जाता है वो, और वो आके ये कहने लगे कि मुझे आप एज अ कलेक्टर अपॉइंट करो और आप मेरे साथ जो है, मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ, केवल इस आधार पर नहीं कर सकते भेदभाव, तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 15 केवल और केवल भारतीय नागरिकों की बात करता है, ना कि पर्सन की बात करता। पर्सन और सिटीजन में अंतर क्या होता है? पर्सन जो है किसी भी देश में कोई एलियन भी हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान से हो सकता है, नेपाल से हो सकता है, जबकि सिटीजन केवल भारत का ही होगा। वो सिटीजनशिप का बेस हो सकता है कुछ भी, उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो सिटीजनशिप के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो हम, जहां तक मुझे लगता है आर्टिकल 15 का जो पार्ट 1 है वो क्लियर हो गया होगा। दैट्स सो क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 का जो है सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हुए बात करेंगे हम। आर्टिकल 15 के अंतर्गत तो भेदभाव से मना किया गया है, स्टेट ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आर्टिकल 15 का पार्ट जो सेकंड है उसमें कुछ अलग तरीके के प्रावधान है। किस तरह के प्रावधान है समझते हैं। ड्यूरिंग नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की बात करें तो उस समय पर भारत के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो है एक बात देखी जाती थी कि जो लोग निचली जाति के लोग हैं उनको मंदिर में प्रवेश तो मिलता नहीं था। अब उन्हें जब मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था या सार्वजनिक तालाबों में पानी पीने से रोक लगा दी जाती थी, तो उस चीज को भी खत्म करना था, क्योंकि वो भी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सार्वजनिक स्थानों पर जाने का और जो मंदिर में प्रवेश का मामला, आपने देखा होगा कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के दौरान बहुत सारे आंदोलन ऐसे चले जो किसी विशेष जाति धर्म से जुड़े हुए थे, जहां पर जो है मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे, जो सामाजिक सार्वजनिक स्थलों पर जाने की बात कर रहे थे सभी। क्योंकि भारत के अंतर्गत आज़ादी के दौरान भी और आज़ादी से पहले भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। कहाँ पर होता था? जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ, डॉक्टर बाबा साहब के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, कैसे? पब्लिक प्लेस पर उन्हें एजुकेशन के लिए जिस समय वो जाते थे तो कॉलेज में उनके साथ में जो है बहुत गंदा बिहेव होता था, और उन्हें केवल निचली जाति का होने के कारण जो है उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। उन्हें कई बार जो है सार्वजनिक तालाबों पे जाने से रोक लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान ये भी मंदिर प्रवेश के आंदोलन भी चले हैं। तो हमारे संविधान निर्माता इस बात को भली भांति जानते थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है भारत में वो ना केवल राज्य करता है बल्कि कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। हाइपोथेटिकली अगर मान लीजिए कोई ग्रोसरी की दुकान थी उस समय पर और वो व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर ग्रोसरी की दुकान खोली थी, और मान लीजिए कोई निचली जाति का व्यक्ति सामान लेने जाता है, तो उस व्यक्ति को केवल इस आधार पर सामान देने से मना किया जा सकता था कि वो किसी विशेष छोटी जाति से है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो है भेदभाव जो हो रहा था वो राज्य भी करता था। राज्य दैट मीन्स जो ब्रिटिश स्टेट था, जो हम ब्रिटिश एम्परर के गुलाम थे, वो जो है सभी के साथ गुलामी करते थे, और छोटे जाति के साथ में जो है बड़ी जाति के लोग भेदभाव करते थे। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए संविधान निर्माताओं ने जो है आर्टिकल 15 के पार्ट सेकंड के अंतर्गत क्या कहा है, उसके लिए ये कहा है
ओनली ग्राउंड्स, केवल इन आधारों पर। कौन से आधार? रेस, कास्ट, रिलीजियस, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। जेंडर, इन आधारों पर जो है आप सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान पब्लिक प्लेस कैसे? जैसे कि कोई पब्लिक ग्रोसरी, कोई शॉप है, तालाब और मंदिर। आप जो है रेस, कास्ट, धर्म, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते। दैट मीन्स आर्टिकल 15 का जो पार्ट सेकंड है वो कहीं ना कहीं स्टेट को तो मना करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, साथ ही साथ कोई व्यक्ति के खिलाफ भी इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। यही है इसका मतलब आर्टिकल 15 का पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट से। इसीलिए बेस जो है क्या है, डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट जो बात करता है कि राज्य को जो है रोकता है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे, जबकि सेकंड पार्ट जो है आर्टिकल 15 का वो व्यक्ति को भी रोकता है कि आप इन आधारों पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते। दैट मीन्स मान लीजिए कोई तालाब है, अब ये जरूरी नहीं है कि तालाब सरकार ही बनाए, राज्य ही बनाए। तालाब तो प्राइवेट व्यक्ति बना सकता है फॉर द पब्लिक पर्पज। जैसे कि रोड्स जो है प्राइवेट भी हो सकती है और जो है सार्वजनिक भी हो सकती है। अब हम आगे थोड़ा सा और बात करें तो ये जो किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की बात की गई है कि आप जो है सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से नहीं रोक सकते, ये जो बात जुड़ी है दरअसल इसका मामला ये है क्योंकि भारत के अंतर्गत जो है मैंने पहले ही बताया कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव होता था, व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता था। अब प्राइवेट व्यक्ति जो है दैट मीन्स कि किसी व्यक्ति को जो है डिस्क्रिमिनेशन से इसलिए रोका गया है क्योंकि मान लीजिए कोई राजपूत है और ये व्यक्ति जो है अब मान लीजिए कोई थिएटर खोल लेता है और वो थिएटर खोल लेता है और उसमें मान लीजिए बहुत कट्टर वाला है, मान लीजिए ये राजपूत, और वो कह देता है कि इस थिएटर में केवल और केवल जो है उच्च जाति और धर्म के लोग ही जो है फिल्म देखने आ सकते हैं। ये किसने खोला? एक व्यक्ति ने, ना कि स्टेट ने। अब मान लीजिए अगर हम किसी व्यक्ति को भी जो है नहीं रोकते डिस्क्रिमिनेशन करने से, तो जो है भारत में व्यक्ति ही तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव करता था। तो इसलिए हमने इसे रोका है ताकि किसी व्यक्ति ने अगर कोई पब्लिक थिएटर बनाया है, पब्लिक सार्वजनिक पर्पज से जो है कोई भी उसने चीज स्थापित की है, तो उस व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का धर्म जाति पूछकर उसमें प्रवेश दे या ना दे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप शाहरुख खान के जो है प्राइवेट थिएटर में चले जाएं, उसके घर के नहीं जा सकते। आप जो है सलमान खान के तालाब में जाके कूद जाएं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें किस पब्लिक जो वर्ड है यहाँ पर, जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थलों की बात की गई है, ना कि किसी प्राइवेट या इंडिविजुअल की। और इसमें भी जो है एक बात है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मन करता है, कोई पब्लिक शॉप है, वो व्यक्ति कहता कि मैं तो जो है 1000 रुपये टिकट के लूंगा अपने तालाब में एंट्री देने के, और किसी व्यक्ति के पास में जो है 1000 रुपये नहीं है, उसके पास 500 रुपये हैं, तो क्या वो व्यक्ति ये उसके खिलाफ कमेंट कर सकता है कि आप मुझे जो है इस आधार पर नहीं रोक सकते? दैट मीन्स फीस के आधार पर, शुल्क के आधार पर यहां पर भी रोका जा सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 15 का जो है सेकेंड पार्ट हो गया है। मैं समझता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में अब जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 के पार्ट 3 के अंतर्गत जो बात की गई है वो क्या है?
देखिए भारत के अंतर्गत कहीं ना कहीं यदि हम सामाजिक संरचना की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर, तो एक बेस तो मैंने बता दिया है आपको, जो है ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गए, और जी वैश्य और शूद्र। अब यहाँ पर जो है सब जो निम्न सबसे ज्यादा निम्न स्थिति है वो किसकी है, इनकी है। और वैसे ही जो है भारत के अंतर्गत जैसे कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं और जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं और बच्चों के साथ में जो है इतना भेदभाव होता था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि ये जो ऐसा वर्ग है जो अति रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो सामाजिक आधार पर कमजोर है और जिनकी स्थिति दयनीय है, महिला और बच्चे उसमें शामिल हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इनके लिए क्या कहा, भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा कि स्टेट जो है, स्टेट यानी कि राज्य निम्न वर्ग या वंचित वर्ग, निम्न और वंचित वर्ग के जो लोग हैं जैसे कि या महिलाएं और बच्चे, इनके उत्थान के लिए, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड एंड लो क्लास फैमिलीज, तो इनके उत्थान के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। कैसे विशेष प्रावधान, जैसे कि हम जाने के महिलाओं के लिए जो और बच्चों के लिए स्पेशल योजनाएं लाकर, डीबीटी के माध्यम से आजकल महिलाओं को पैसा दिया जाता है उनको एम्पावर करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एसएचजी के माध्यम से जो है महिलाओं को का वेलफेयर किया जाता है उत्थान करने के लिए। तो ऐसा वर्ग जो ज्यादा ही कमजोर है उनका उत्थान करने के लिए, उनका एम्पावरमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं राज्य के अंतर्गत जो है विशेष प्रावधान किए जाते हैं। अब ये जो विशेष प्रावधान है, आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग 14 का उल्लंघन करते हैं। कि 14 में तो एक तरफ कह दिया आपने, क्या कह दिया कि हम जो है समानता का अधिकार देते हैं, दूसरी तरफ कह देते हैं कि महिला और बच्चों के उत्थान के लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आर्टिकल 15 का जो सेकंड पार्ट कहता, आर्टिकल 14 का जो सेकंड भाग कहता है वो क्या कह रहा था कि स्टेट जो है प्रोटेक्शन दे सकता है। दैट मीन्स आर्टिकल 14 का जो पार्ट सेकंड था जो कहता था विशेष प्रोटेक्शन देने की बात करता था, वो विशेष प्रोटेक्शन आर्टिकल 15 में सीधा सीधा दिखाई पड़ेगी आपको। दैट मीन्स आपके साथ में अब सवाल यह बनता है कि आप आर्टिकल 15 के 3 के तहत जो है भेदभाव कर सकते हैं। सीधी सी बात है भाई, विशेष प्रावधान का मतलब तो यही है, स्पेशल प्रोविजंस का मतलब तो यही है कि आप जो है एक व्यक्ति को एम्पावर करने के लिए जो है सहायता कर रहे हो, जबकि दूसरे व्यक्ति को जो है उससे कोई फायदा हो नहीं रहा जो आप प्रावधान कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल 15 का जो पार्ट है संविधान निर्माताओं ने जो कहा है वो स्टेट को परमिशन देता है कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए स्पेशल प्रोविजंस करो। दैट मीन्स यहां पर डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउ, यहां पर भेदभाव अलाउ है। अगर हम इस चीज को एक केस के माध्यम से समझें कि ये प्रावधान क्यों किए गए हैं, तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक केस पढ़ते हैं। केस क्या है? 1996 का विशाखा दत्त केस, विशाखा दत्त वाद। अब इस केस में क्या मामला था? देखो कहीं ना कहीं जो है वर्क प्लेस जो है महिलाओं के लिए वो बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस केस में महिलाओं को जो है सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए विशेष प्रावधान कराए थे। इसमें कहा गया था कि कोई भी वर्क प्लेस है और वहां पर जो है महिलाएं काम करती हैं, विमेन काम करती हैं, तो आप उनके सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए
विशेष प्रावधान करें अपने स्थानों पर, यानी कि महिलाओं का जो है सेक्सुअल हरासमेंट रुकना चाहिए। अब सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा अलग अलग तरीके की दी जाती है, उसकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट उस समय पर विशाखा दत्त केस में कहा गया कि किसी महिला को जबरन जो है मजबूर करना, या उस किसी महिला के साथ जो है बदतमीजी करना, या उसको जो है उकसाना किसी भी चीज के लिए, जैसे कि आजकल बहुत चलता है सोशल मीडिया पर जो है उससे हम कोई न्यूड फोटो मंगा लें की बात करें, उसको जो है फोर्स करके, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के पार्ट होते हैं। तो इसके अंतर्गत विशाखा दत्त केस में क्या कहा गया कि जो है महिला को आप वर्क प्लेस पर जो है प्रोटेक्शन दीजिए ताकि उनका सेक्सुअल हरासमेंट रुक सके। अब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अब कोई जो है पुरुषवादी सोच का आदमी है, अगर वो ये कहने लगे कि भाई वर्क प्लेस पे महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान क्यों है, क्योंकि ये तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, तो क्या ये सही है? इसीलिए संविधान निर्माता ने क्या किया, आर्टिकल 15 के पार्ट 3 में पहले ही ये कह दिया कि राज्य भाई विशेष प्रावधान कर सकता है और आप उसे रोक नहीं सकते। अब ये विशेष प्रावधान करने की जो शक्ति है, दैट मीन्स ये संविधानों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है एक प्रकार से, क्योंकि आप विशेष प्रावधान दे रहे हो जबकि विशेष प्रावधान नहीं देने चाहिए। अगर ये इस बात की हम पुष्टि करें कि ये जो भेदभाव अलाउ किया गया है, तो आर्टिकल 19 का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। दैट मीन्स तार्किक प्रतिबंध भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर लगाए जाते हैं। वो कैसे लगाए जाते हैं, क्या होता है, वो आर्टिकल 19(2) के साथ में हम पढ़ेंगे। आई थिंक आर्टिकल 15 का जो पार्ट 3 है, मेरे हिसाब से वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बात करें आर्टिकल 15 का पार्ट 4। आर्टिकल 15 का जो पार्ट 4 है वो क्या कहता है, वो कहता है हमारे नागरिकों का कोई ऐसा ग्रुप है, जैसे कि हम जानते हैं SC ST, या ऐसा वर्ग जो सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक और आर्थिक आधार पर कोई व्यक्ति यदि बैकवर्ड है, यदि कोई पिछड़ा व्यक्ति है, उसमें SC ST से संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, या सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हो सकते हैं, तो इन लोगों के लिए स्टेट जो है क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। दैट मीन्स भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो आरक्षण का कंसेप्ट है वो आर्टिकल 15 के 3 से ही देना शुरू कर दिया। दैट मीन्स आर्टिकल 3 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की बात कर दी। दैट मीन्स प्रोटेक्शन देने के लिए हमने आरक्षण देते हैं महिलाओं को। ठीक वैसे ही जो है SC ST समुदाय कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि वो सामाजिक आर्थिक और एजुकेशनली ही दोनों तौर पर जो है पिछड़े हुए थे, तो उन लोगों के लिए भी विशेष प्रावधान करने की बात कर दी थी। अब यहाँ पर सोशली और एजुकेशनली पिछड़ेपन की बात की गई थी, और SC और ST जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और एजुकेशनली सभी तौर पर पिछड़े हुए थे। इसीलिए आर्टिकल 15 का 4 पार्ट जो है इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। दैट मीन्स जो आरक्षण का कंसेप्ट है वो आरक्षण का कंसेप्ट यहीं से आता है, और ये आरक्षण का जो कंसेप्ट आता है, ये आरक्षण से जुड़े हुए सारे प्रावधान या जो भी आरक्षण से संबंधित बातें होती हैं वो आर्टिकल 16 को पढ़ने के बाद में ही हम करेंगे, अच्छे से जानेंगे आरक्षण के बारे में, किस तरीके से आरक्षण इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से क्या होता है। तो आर्टिकल 15 के 4 पार्ट के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने ऐसे लोग जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो SC ST समुदाय को लोग हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस करने की बात की है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में यदि हम देखें तो आर्टिकल 15 का नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें जो है ऐसे लोग जो सामाजिक व एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, लाइक इसके अंतर्गत जो है बात होती है किसकी, OBC की।
ये प्रावधान जो है संविधान में संशोधन किया गया और 1995 के अंतर्गत 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब? 2006 में। इसके माध्यम से जो है ओबीसी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 27% सीट जो है आरक्षित की जाती हैं। और ये जो प्रावधान है किस तरीके से मंडल कमीशन से जुड़ा हुआ है, इंदिरा साहनी केस से जुड़ा हुआ है, ये हम प्रावधान कब समझेंगे? कल, जब हम आर्टिकल 16 को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 जो है दोनों ही आरक्षण से संबंधित हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ सकते अभी, और एक साथ पढ़ेंगे, पूरे आरक्षण का मामला एक साथ समझ लेंगे, तो कल की क्लास में होगा वो। अब हम आगे बात करें, यदि आर्टिकल 15 का नेक्स्ट पार्ट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मतलब जो आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग है। अब ये आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन, इसकी हम बात करेंगे कब? कल। अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आर्टिकल 16 में भी आरक्षण के प्रावधान हैं, और आरक्षण का अगर पूरा मामला समझना है तो आर्टिकल 15 और 16 को पढ़ने के बाद में ही हम समझ सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन, इसकी बात हम करेंगे बाद में। ऐसा वर्ग जो आर्थिक रूप में जो है कमजोर है, वो कहां से बिलोंग करता है? जनरल कैटेगरी से। उसके लिए जो है स्टेट स्पेशल प्रोविजंस करता है, दैट मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनके लिए 10% सीट जो है रिजर्व कर दी गई है बाय 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2019। बाकी की जो कथा है कि आरक्षण क्या है, हमारा ईडब्ल्यूएस किसे कहेंगे, ओबीसी कौन लोग कहलाएंगे, मंडल कमीशन क्या है, इंदिरा साहनीवाद क्या है, वीपी सिंह सरकार ने क्या किया था, इन सभी प्रावधानों को हम जो है कल की क्लास में देखेंगे, जो आर्टिकल 16 को पढ़ने के बाद में हो जाएगी। धन्यवाद।